जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह सिसोदिया। आप और हम एक बार फिर जुड़ चुके हैं आर्यभट्ट एकेडमी के माध्यम से। और आज फिर हम एमपी पे चर्चा करेंगे। कल हमने मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा की। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों की चर्चा करेंगे। तो नदियों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी या फिर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसे कहा जाता है नर्मदा नदी। तो हम शुरुआती नर्मदा नदी से करेंगे। ठीक है, देखते हैं नर्मदा नदी। और टॉपिक है अपना नदियां। आज का टॉपिक है अपना नदियां। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील से उद्गमित होकर मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से बहती हुई गुजरात के भरूच जिले के समीप एचयूडी बनाती हुई खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। उद्गमित हो रही है अनूपपुर जिले से। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील, अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील अर्थात अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी इसके उत्तर दिशा में कल मैंने आपको बताया था पहाड़ियों के पर्वत श्रेणियों में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है तथा नर्मदा नदी की उत्तर दिशा में विंध्याचल तथा दक्षिण दिशा में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील से उद्गमित होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। उसके पश्चात यहाँ से बहती हुई है मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहती हुई गुजरात के भरूच जिले के समीप एचयूडी बनाती हुई खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अब इससे संबंधित मध्य प्रदेश के 15 जिले में आपको बताता हूँ। तो शुरुआत में अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर। नीचे की साइड में मैं लिख रहा हूँ, जिले आगे पीछे भी हो सकते हैं। मैप में आप ओरिजिनल फैक्चुअल मैप देखेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास और फिर अपना खंडवा, खरगोन, बड़वानी वैसे मैप में इस जगह पर स्थित है। बड़वानी, देवास हो गया अपना। उसके बाद अलीराजपुर तथा गुजरात राज्य के 3 जिले हैं। इसमें 3 जिलों से प्रभावित होती है गुजरात में, भरूच, राजपीपलिया और एक और है नर्मदा। यानी कि गुजरात राज्य के 3 जिले और मध्य प्रदेश के 15 जिलों से नर्मदा नदी बहती है। इसकी कुल लंबाई 1352 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। लंबाई से तात्पर्य मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है तथा टोटल 1352 किलोमीटर बहती है, जिसमें लगभग गुजरात में 161 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। और नर्मदा नदी के 3 राज्यों से संबंधित है। मध्य प्रदेश में बहती है तथा ऊपर गुजरात की सीमा, गुजरात राज्य में के खंबात की खाड़ी में समावित होती है, तो गुजरात राज्य में बहती है तथा नीचे महाराष्ट्र राज्य की सीमा भी बनाती है। यानी कि 3 राज्यों से सीमांत, मतलब 2 राज्यों के सीमांत क्षेत्र बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य 3 राज्यों में से संबंधित है नर्मदा नदी। उसके अलावा इसने अपनी लंबाई देखी 1352 किलोमीटर तथा 1077 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा इसके पूर्व नामों की चर्चा करें या उपनामों की चर्चा करें तो नर्मदा नदी के उपनाम है रेवा, मैकाल सुता, नामोदास। इस प्रकार इसके और अनेक उपनाम है तथा मोस्ट इंपोर्टेंट उपनाम या ऐसी संज्ञा दी गई वो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तथा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, एमपी की इकोनॉमी की मेरू रज्जु। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरू रज्जु। यानी मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण है और आर्थिक दृष्टिकोण से नर्मदा नदी को बहुत
नर्मदा नदी से मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा फायदा होता है, इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी इसमें उसको संज्ञा दी गई मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु तथा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न नर्मदा नदी से संबंधित आते हैं। पूर्व नाम या पुराने नाम या उपनाम की जब चर्चा करें तो इसके रेवा, मेकाल, सुता तथा नामोदास 3 महत्वपूर्ण नाम है। उसके अलावा मध्य प्रदेश पर हम नर्मदा नदी पर हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखें। परियोजना या बांध, बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि बांधों का निर्माण तथा बांधों के निर्माण के पश्चात जल विद्युत का उत्पन्न करना। तो इस पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बांध है इसमें सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में, और अपन आगे से देखते हैं। तो पहला इसमें इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध जो कि खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर अवस्थित है। उसके बाद देखिए इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ये भी खंडवा जिले में अवस्थित है। उसके बाद महेश्वर बांध, ये भी ये खरगोन जिले में अवस्थित है। इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर। उसके बाद में अपन देखते हैं सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। ये 4 मुख्य प्रमुख बांध जो कि नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर बने हुए हैं, ओंकारेश्वर बांध खंडवा में, महेश्वर बांध खरगोन में, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में भरूच जिले में अवस्थित है। और इसके पूर्व उपनाम बताया मैंने। इसकी कुल लंबाई 13-12 मीटर है। सॉरी, मैंने आपको गलत डाटा थोड़ा बता दिया था, अभी याद आया मेरे को वापस। 13-12 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। लगभग 10-77 किलोमीटर लंबाई लगभग मध्य प्रदेश में इसकी टोटल है। गुजरात में 161 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गुजरात के 3 जिलों में बहती है, भरूच, राजपीपला और नर्मदा 3 जिलों में बहती है। मध्य प्रदेश के 15 जिले। इसका उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील तो अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। इसके उत्तर दिशा में इसके ऊपर की ओर अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला तथा नीचे दक्षिण दिशा में सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। इसके अलावा जो मैंने आपको बांध बताया, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, तो लगभग 29 बड़े बांध तथा 135 मध्यम व 3000 बांधों का निर्माणाधीन कार्य नर्मदा नदी पर चल रहा है। तो अपन जब बांधों और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा करेंगे उस पर मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियों पर बने बांध 2 की चर्चा करेंगे। उसमें अपन बांधों का एक अलग ही टॉपिक लेंगे और बांध से उत्पादित जल विद्युत कितना उत्पादन हो रहा है, किस बांध से कितना, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। तो अपन बांध की आप चिंता न करें, अपन सारा बांध का एक अलग ही टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो आप अभी से कितना समझ लीजिए कि नदियों के टॉपिक में नदी नर्मदा नदी अपने पढ़ी अभी अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गमित हुई है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहती है। गुजरात की 3 जिलों से बहती है। मध्य प्रदेश में कुल 10-77 किलोमीटर बहती है। टोटल बहती है तो 13-12 किलोमीटर। समागम स्थल है इसका खंबात की खाड़ी। गुजरात के 3 जिले और देश के 3 राज्यों से संबंधित है। मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। इसके पूर्व नाम है उपनाम देखें रेवा, मेकाल, सुता, नामोदास। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा महत्वपूर्ण नाम इसका है। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुरज्जु, इस पर परियोजना बांधों की देखें अपन तो इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। इंदिरा सागर बांध खंडवा में, ओंकारेश्वर बांध खंडवा में, महेश्वर बांध खरगोन में, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में। ठीक है, इसके पश्चात अपन दूसरी नदी की चर्चा करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी आती है चंबल नदी। आइए दोस्तों, मैं आपको नर्मदा नदी के संबंधित 2 फैक्ट और रह गए थे बताने, उसके बाद अपन चंबल नदी स्टार्ट करते हैं। तो 2 फैक्ट ये है कि नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां, 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 नदियां बाएं से इसकी सहायक है और 19 नदियां दाएं से इसकी सहायक है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता, एक तो फर्स्ट फैक्ट ये हो गया, दूसरा एक और बताना मैं भूल गया था आपको कि इस पे जलप्रपात, नर्मदा नदी पर जलप्रपात बनता है। नर्मदा नदी जलप्रपात बनाती है तो भेड़ाघाट, जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नामक स्थान पर 3 जलप्रपात है। उसमें पहला है कपिलधारा, दूसरा है दुग्धारा, तीसरा है कपिलधारा, दुग्धारा तथा कपिलधारा, दुग्धारा को धुआंधार जलप्रपात। कपिलधारा,
दुग्धारा तथा धुआंधार जलप्रपात। तथा खंडवा में ये तीनों जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नामक स्थान पर है, जबलपुर जिले के भेड़ाघाट। और एक और है मंदार एवं दर्दी जलप्रपात, मंदार एवं दर्दी, ये खंडवा में। और एक और अपना सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि ये भी नर्मदा नदी बनाती है खरगोन में। ठीक, जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर 3 जलप्रपात है, कपिलधारा, दुग्धारा, धुआंधार तथा मंदार और दर्दी खंडवा जिले में है, तथा सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन जिले में। इसकी 41 सहायक नदियां है, जिसमें 22 बाएं से 19 दाएं से। उसके पश्चात इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो तवा नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्मदा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो तवा नदी है। तथा 41 सहायक नदी है, 22 बाएं से 19 दाएं से जलप्रपात। ये 2 चीजें और रह गई थी जो मैंने आपको बताई। उसके पश्चात अब अपन चर्चा करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की भाग है जानापाव की पहाड़ी। ठीक है, जानापाव की पहाड़ी इंदौर जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से चंबल नदी उद्गम होकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर बहती है। अपने उद्गमित होकर इंदौर से उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले, मंदसौर से नीमच जिले से प्रभावित होती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा तथा पुनः मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले में होती है। उत्तर प्रदेश में प्रभावित हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश में ऊपर से आ रही है अपनी यमुना नदी, इसमें समाहित हो जाती है। इटावा जिले से 33 किलोमीटर दूर मुरादाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में अपनी चंबल नदी समाहित हो जाती है। तथा यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, तब मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई को देखें तो 750 किलोमीटर है। ठीक, उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी इंदौर, समाज स्थल यमुना नदी उत्तर प्रदेश। इस पर अपन अब बांधों की चर्चा करें या बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा करें तो मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है, इस पर निर्मित। चित्तौड़गढ़ जिले में अपना राणा प्रताप सागर और कोटा जिले में अपना जवाहर सागर। मैं आपको अलग से बता दूं, यहाँ बना दिए मैंने बांधों का साइन। मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर, कोटा जिले में जवाहर सागर। इसके अलावा इसके पूर्व के नामों की चर्चा करें या पुराने नाम या उपनामों की चर्चा करें तो चंबल नदी को पुराणों में चर्मवती, चर्मावती तो कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। ये उपनाम है, पूर्व नाम है। उसके अलावा कुल लंबाई हो गई, उद्गम स्थल हो गया, समागम स्थल हो गए। उसके बाद अपन बांधों की चर्चा कर रहे थे।
या परियोजनाओं की चर्चा, इसे परियोजना कहते हैं। इनके अपन सब बांधों की चर्चा अलग से करेंगे। सारे नदियों पर जितने भी मध्य प्रदेश के बड़े बांध जो विद्युत उत्पादन और सिंचाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट की चर्चा करते हैं तो गांधी सागर बांध, मंदसौर, गांधी सागर बांध, मंदसौर। उसके अलावा कोटा जिले में राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर, ये अपना चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। उसके अलावा जवाहर सागर, ये अपना कोटा जिले में आता है। ये 3 महत्वपूर्ण बांध चंबल नदी के पर बने हुए हैं। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 750 किलोमीटर बहती है और मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से बहती है मैंने आपको बताया, राजस्थान के किन किन जिलों से बहती बताया, और ये अंत में यमुना नदी में समाहित होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर। ठीक, इसके अलावा अपन तीसरी मध्य प्रदेश की नदियों की चर्चा करें तो अपन इसमें करेंगे अपन सोन नदी की। तो अब अपन अगली नदी की चर्चा करेंगे तो वो नदी है अपनी सोन नदी। पर उससे पहले मैं फिर आपके समक्ष एक चीज बताना भूल गया, पहले वाली चीज भुलाऊं कि पहले मैंने आपको बताया था कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी सबसे इंपॉर्टेंट, और 41 सहायक नदियां बताई थी। उसी प्रकार चंबल की सहायक नदियां बताना फिर मैं भूल गया। तो चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है शिप्रा नदी। इसके अलावा काली सिंध, पूनो, कुंवारी, ये सब भी अपने चंबल की, चंबल है इसकी सहायक नदी है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है शिप्रा। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो शिप्रा नदी है। उसके अलावा अन्य मैंने आपको बताया काली सिंध, पूनो, कुंवारी। उसके अलावा अपन देखते हैं सोन नदी। ठीक है दोस्तों, तो सोन नदी जो है अपनी, सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गमित होती है तथा अनूपपुर जिले से उद्गमित होकर उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली से होती हुई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर जिले से होती हुई बिहार जिले के पटना के समीप दीनापुर नामक स्थान पर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। ठीक है, इसके पूर्व नामों की चर्चा करें तो सोन तो इसका मुख्य नाम है। इसके अलावा सुवर्ण, सोनभद्र, हिरण्यभद्र, ये इसके उपनाम है। सोन नदी की इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियां, अनूपपुर जिला, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली बहती हुई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर, और बिहार के ये यूपी के जिले, और बिहार के मैं आपको बता दूं पटना में दीनापुर के समीप तो ये गंगा नदी में मिली ही रही है। उसके अलावा सासाराम, उसके अलावा बक्सर, ये तीन जिलों में बिहार के बहती है, तो गंगा नदी में इसका समागम स्थल है। उसके अलावा इसके सहायक नदियां फिर अपन भूल जाते हैं तो जोहिला, बनास एवं रिहंद,
जोहिला, बनास, वियन मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियां हैं सोन नदी की। उसके अलावा और क्या चीज़ रहेगी, वरना फिर अपन भूल जाएंगे, फिर अगले में देखेंगे। इससे अच्छा यही देख लेते हैं। जोहिला, बनास, वियन इसकी मुख्य रूप से सहायक नदी है। टोटल लंबाई 780। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर में बहती है। बिहार के पटना, सासाराम जिले में बहती है। सोन, सुवर्ण, सोनभद्र और हिरण्यभद्र इसके पुराने नाम है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर भूल जाते हैं, परियोजनाएं देखें तो शहडोल जिले में इसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना ये यूपी, एमपी यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है एमपी, यूपी और बिहार की बाण सागर परियोजना। बाण सागर बांध पर बाण सागर परियोजना है, जिससे जितना भी जल विद्युत उत्पादन होता है ये तीनों राज्यों में बिकता है संयुक्त परियोजना में। और मैं आपको बता चुका हूँ कि नर्मदा नदी की, चंबल नदी की, सोन नदी की और आदि जितनी भी नदियां पड़ेंगी उन सभी नदियों के बांधों की चर्चा और परियोजना की चर्चा अपन एक अलग टॉपिक में स्पेशली करेंगे। आज अपन नदियों की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें एक और अपने सोन नदी देख लिया। इसके अलावा अपन देखते हैं एक और नई नदी, ताप्ती नदी। अगली नदी है हमारे पास ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील से उद्गमित होकर महाराष्ट्र राज्य में बहती हुई पुनः गुजरात में प्रवेश करती हुई खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में यह अपने खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर 3 जिलों में बहती है। महाराष्ट्र के भुसावल व नंदुरबार 2 जिलों से बहती है। तथा गुजरात राज्य के सूरत जिले में खंभात की खाड़ी में तो समाहित हो ही जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर लगभग इसकी कुल लंबाई है। बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील के मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। खंडवा एवं बुरहानपुर जिले में बहती है। महाराष्ट्र के भूसावल और नंदुरबार 2 जिलों में बहती है। गुजरात के सूरत खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। उसके अलावा इसके उपनाम की चर्चा करें अपन, उपनाम तो इसको पुराणों में सूर्य की पुत्री कहा गया है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा गया है। लंबाई मैंने बताया आपको, मध्य प्रदेश के 3 जिलों से थे। और परियोजना है, फिर वही परियोजना बांध की चर्चा करें तो गुजरात राज्य में 2 परियोजनाएं, काकरा पाड़ा उकाई 2 परियोजना गुजरात राज्य में इस पर निर्मित है। काकरापाड़ा बांध, उकाई परियोजना, इससे गुजरात राज्य को जल आपूर्ति होती है। मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और 3 राज्यों से संबंधित है, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश के बैतूल से मुल्ताई से उद्गमित होती है। कुल लंबाई 724 है। ठीक है। नेक्स्ट नदी की अपन चर्चा करते हैं तो अपनी आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी की चर्चा अपन करते हैं तो बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से उद्गमित होती है, जो कि रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर जिले से होती हुई उत्तर प्रदेश के ललितपुर, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा से होती हुई हमीरपुर के समीप यमुना नदी में समाहित हो जाती है। कहाँ होती है? यमुना में, अपनी बेतवा नदी। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की जीवन रेखा अपने नर्मदा नदी को कहा, उसी प्रकार बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी नदी है बेतवा नदी। उद्गम स्थल रायसेन जिले का कुमरा गांव। ठीक है। इसका मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों से बहती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसका पुराने बेतवा नदी के उपनाम है वेत्रवती। इसका उपनाम है वेत्रवती उपनाम। कुल लंबाई 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। इसके अलावा अपन देखें तो इस पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखें
तो राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिलों में है। इसका एक नया नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बेतरती इसका पुराना नाम है, बेतवा नदी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। मतलब प्रश्न यही पूछा जाएगा कि बेतवा नदी को, किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, तो बेतवा नदी को। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर बताया मैंने, 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। उद्गम स्थल बताया, समागम स्थल बताया। तो दोस्तों आज इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों की चर्चा की। तो मैं आपको एक रफ आइडिया तुरंत फटाफट बता दूं कौन कौन सी करी। तो 5 नदियों की अपनों ने प्रमुख रूप से करी। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखी नर्मदा, दूसरी देखी चंबल, तीसरी देखी सोन, चौथी देखी ताप्ती और 5वीं देखी अभी बेतवा। इससे संबंधित फैक्ट बताऊं तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और ये है बुंदेलखंड की जीवन रेखा, दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोन नदी और ताप्ती नदी भी इंपॉर्टेंट है। ये चारों 5 नदियां अपनों ने 5 नदियों की चर्चा आज अपनों ने की। इसके अलावा 5 और महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा अपन कल करेंगे। उसके अलावा जो छोटी मोटी जो नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में या फिर प्रवाह दूसरे राज्यों से उद्गमित होकर मध्य प्रदेश में बहती, उनकी चर्चा भी अपन कल करेंगे। तो ये आज क्या क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, फिर आपको भी देखने में समस्या होगी, उस वजह से अपन कल 5 और बड़ी नदियों की चर्चा करेंगे। उसके पश्चात नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने आज बांध छुड़वाए हैं वो भी एक दिन बांध सारे समस्त नदियों के 1-2 दिन टॉपिक पूरा कंप्लीट करके धीरे धीरे अपन बांधों को भी कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार अपन धीरे धीरे मध्य प्रदेश के सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कितने लोग वीडियोस को देख रहे हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।